इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग में हमारा जो एडमिनिस्ट्रिंग है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स का, ठीक है, यूज़ ऑफ ड्रग होता है वहाँ पे, या फिर एक तरीके से जो अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के थ्रू, अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है उस पर। कुछ ड्रग जो इवैल्यूएट किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें क्या देखते हैं, सेफ्टी, एफिकेसी, डोजेज, साइड इफेक्ट, जिससे एक तरीके से पोटेंशियली अप्रूवल के लिए डेटा कलेक्ट किया जा सके, गैदर कर सकें डेटा अप्रूवल के लिए, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशनल यूज़ है ड्रग की। प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बेसिस पे जो रिगरस स्टडी डिज़ाइन है या फिर कंट्रोल ग्रुप्स है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो इंश्योर करता है डेटा हमारा वैलिड हो और रिलायबल हो, ठीक है। वहाँ साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज हैं। एथिक्स हैं, कुछ ट्रायल्स हैं वो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा रिस्पेक्ट, बेनिफिशेंस, जस्टिस और इन्फॉर्म्ड कंसेंट और हार्म मिनिमाइजेशन आता है। एथिक्स है, एथिक्स मतलब हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल होने चाहिए जो फॉलो करें ये सब चीज़ों को, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, हमारे जो अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज़ हैं उनके बेसिस पे या कंप्लायंस उनके साथ साथ चले, जिससे क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेगुलेशन, पार्टिसिपेंट सेफ्टी, डेटा इंटीग्रिटी, उनकी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही सब काम हो। फिर आता है हमारा GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। वहाँ पे वो ट्रायल फॉलो करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी इन ह्यूमन रिसर्च। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे कि जिससे कि हमारी जो ह्यूमन रिसर्च है वो एथिकली हो पाए, ठीक है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो, और उनकी क्वालिटी जो है या डेटा जो है वैलिड और रिलायबल हो। तो वहाँ हमारा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस फॉलो होता है। अब इन्वेस्टिगेशनल ड्रग भी हमारी कैसे क्लासीफाई होती है। पहली हमारी ड्रग होती है डेवलपमेंट फेज़ में। देखो फेजेस के बारे में आपने पढ़ा है क्लिनिकल ट्रायल में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। इसमें हमारी फेज़ 1 में सेफ्टी और डोजेज चेक की जाती है स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी पीपल या पेशेंट वॉलंटियर्स, उनके पे होता है, स्मॉल ग्रुप होता है फेज़ में। फिर हमारा थोड़ा लार्जर ग्रुप होता है जहाँ एफिकेसी और साइड इफेक्ट चेक किया जाता है फेज़ 2 में। फेज़ 3 में इफेक्टिवनेस को कंफर्म करते हैं और एडवर्स रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें ड्रग लेबलिंग पर क्या करना है, ठीक है। इफेक्टिवनेस को बताएंगे ये इसके इफेक्ट हैं, सेफ है या फिर इसका ऐसे करके एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, या उसको बताएंगे कि वार्निंग्स में क्या रखना है। फेज़ 4 में पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ होती हैं जो एक तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती हैं, और कुछ हमारा ड्रग के रिस्क, बेनिफिट और ऑप्टिमल यूज़ है वो हमारे पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ में आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। टाइप ऑफ एजेंट, जो हमारे न्यू केमिकल एंटिटीज़ हैं, वहाँ कुछ कंपाउंड्स हैं जो पहले नहीं यूज़ की गई या पहले स्टडी नहीं किए गए ह्यूमंस में, वो हमारे NCE में आते हैं। बायोलॉजिक हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, जैसे वैक्सीन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, उनको भी हम इन्वेस्टिगेशनल यूज़ में लाया जाता है ड्रग्स को। जीन थेरेपीज में है, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो जिसमें हमारा क्या हो, एक जेनेटिक मटेरियल है वो मॉडिफाई हो, उसको सेल्स में यूज़ किया गया हो, ठीक। जीन थेरेपीज में क्या होता है, हमारे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अगर मॉडिफाई करके उससे ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो हमारा जीन थेरेपीज में आएगा। फिर हमारा थेरेप्यूटिक एरिया आ जाता है, जहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे, फिर उस पर एम किया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, जैसे ऑन्कोलॉजी है या कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं फील्ड, उनके थेरेप्यूटिक एरियाज़ के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को, ठीक है। फिर हमारा जो कंट्रोल और आइडेंटिफिकेशन है इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स का, वो कैसे होता है। हमारा पहला रेगुलेटरी ओवरसाइट है, कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो रिव्यू और अप्रूव करती हैं स्टडी प्रोटोकॉल्स को। वो आपको जो बैठते हैं वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़, या फिर वो देखते हैं कि ये स्टडी ज़रूरी है या नहीं, रिव्यू करते हैं उसको, कंप्लायंस को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपकी स्टडीज़ को रोक भी सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, उनको लगता है। फिर हमारे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स आते हैं, ये एक तरीके से हमारी इंडिपेंडेंट कमेटीज़ हैं रिव्यू रिसर्च की, जो प्रपोजल को अपहोल्ड करती हैं या एथिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और पार्टिसिपेंट के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। फिर हमारे SOPs आते हैं। SOPs में एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है जो डिटेल में हमारे कोई भी फंक्शन, लाइक स्पेसिफिक ट्रायल फंक्शन है परफॉर्म होने वाला है, कि वो वहाँ पे रिलायबल हो और प्रोटोकॉल को देखते हुए हो, ठीक है। वो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOPs होते हैं, सॉरी।
फिर हमारा डेटा मॉनिटरिंग कमेटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, वो पेशेंट सेफ्टी को देखती हैं, ट्रीटमेंट को देखती हैं, ट्रीटमेंट का जो डेटा है ट्रायल प्रोग्रेस के टाइम पे उसको देखती हैं। मतलब जो डेटा ऑब्टेन किया गया है ना, आपने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब हो गया आपका, सारा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का आपके पास डेटा आ गया, वो उसको मॉनिटर करेंगी, देखेंगी सही है या नहीं। फिर आइडेंटिफिकेशन होगा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का, उसकी लेबलिंग होगी, यूनिक कोड दिया जाएगा, और फिर एक ना ब्लाइंडिंग स्टडी की जाएगी, ठीक है। जैसे लेबल में फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ओनली लिखा जाएगा, वहाँ पे आप रिटर्न होगा लेबलिंग में ये सब, जिससे एक नेसेसरी डिटेल होगा जिसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और हैंडलिंग भी उसके बेसिस पे होगा। यूनिक कोड दिया जाएगा उसको, जिसे ट्रैक कर सकें ट्रायल के पूरे, लाइक थ्रू आउट द ट्रायल। ब्लाइंडिंग में देखा जाएगा, जैसे डबल ब्लाइंड स्टडीज़ होगी या लेबलिंग डिज़ाइन किया जाएगा, तो उससे ना तो पार्टिसिपेंट या इन्वेस्टिगेटर को पता होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको इन्वेस्टिगेशनल ड्रग दी गई है या प्लेसिबो दिया गया है, जिससे एक अनबायस्ड रिजल्ट आ पाए, ठीक है। उसमें उसको नहीं पता होता, इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता कि पार्टिसिपेंट कौन है या कहाँ से आए हैं, उसको नहीं पता होता, वहाँ ब्लाइंडिंग स्टडी होती है, कुछ नहीं पता होता। अब इसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग प्रोसेस है उसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करेगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करेगा, डिस्पेंसिंग करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि एक्यूरेटली डिस्पेंस हो पाए स्टडी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, और ब्लाइंडिंग मेंटेन कर पाएगा जब ज़रूरत है, स्टोरेज कंडीशन देखेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, एजुकेशन इन्फॉर्म करेगा, एजुकेट करेगा, और पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पेशेंट को बताएगा। वो सब किसका काम होता है, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। फिर हमारी एक एडवाइजरी कमेटी होती है क्लिनिकल ट्रायल में, वो एडवाइस करते हैं कि जिससे कि साइंटिफिक वैलिडिटी बनी रहे, पार्टिसिपेंट की सेफ्टी रहे, और एथिकल इंटीग्रिटी भी रहे इन्वेस्टिगेशनल ड्रग स्टडीज़ में। पहला है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं पर्टिकुलर इस फील्ड में, मेडिसिन में, बायोस्टैटिक्स में, एथिक्स में, वो क्या करते हैं, एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं क्लिनिकल ट्रायल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, ठीक है। इसमें ये सब लोग बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल्स में। कभी कभी क्या होता है, हम ओवरसीज़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं पता होता, कि इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करते हैं कंपोजिशन में। एक तरीके से उस पर्टिकुलर एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं या उनका रोल क्या है। फंक्शन होता है, वो प्रोटोकॉल को रिव्यू करते हैं, जो आपने स्टडी डिज़ाइन बनाया है साइंटिफिक एथिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पर सही है या नहीं, ठीक है, वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे सही है या नहीं। फिर मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस जो है वो सही हो रही है, मतलब टाइम टू टाइम देखते रहेंगे सेफ्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं। रिकमेंड कर देंगे, एडवाइस करेंगे कि इसमें स्टडी में ऐसे से अमेंडमेंट्स कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं, और चांसेस हो सकते हैं वो हॉल्ट भी कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके बेसिस पर। अब एथिकल ओवरसाइट क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्लिनिकल ट्रायल में, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके राइट्स को, वेलफेयर को, पूरी स्टडी के ड्यूरेशन में। ट्रांसपेरेंसी होती है, वहाँ पे जो पब्लिक है एंगेज करते हैं पब्लिक को कि वो प्रमोट कर सकें ट्रांसपेरेंसी कि पूरे ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के टाइम पर, ठीक है। ये हमारा सब कुछ होता है, जो हमारी एडवाइजरी कमेटी होती है वो सब देखती है, ये सब इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग।